अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर एमडी कैट बायोलॉजी के पास्ट पेपर डिस्कशन में हम कवर करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के उन तमाम क्वेश्चंस को जो 2025 तक के एमडी कैट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आप देखेंगे कि इनमें से कई क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं रिपीटेड क्वेश्चंस से आपको आइडिया होगा कि 2026 के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एंड आई एम श्योर कि इस डिस्कशन को पूरी तरह सुनने के बाद, समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि 2026 के अंदर आने वाले सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के सारे क्वेश्चंस को आप सही तरह से अटेम्प्ट करके आएँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। और हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है क्वेश्चन? आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच शोज द स्ट्रक्चर्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। यानी आपने क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होती हैं। एमडी कैट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोगों को पता है कि वैक्यूल दोनों में होते हैं, राइबोसोम्स भी दोनों में होते हैं, ये ऑप्शन निकल गई। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में होगा, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होगी, लार्ज वैक्यूल भी सिर्फ प्लांट्स का करैक्टर होता है। सी ऑप्शन देख लें, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों में होती हैं, पेरोक्सिसोम्स भी दोनों में मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होगा, सेल वॉल प्लांट्स में होगी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मौजूद होते हैं। तो हमें पता चला कि करेक्ट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन की? बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है एमडी कैट 2017 से। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? सिलेक्ट द ऑर्गेनेल विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। यानी पहले क्वेश्चन में पूछा था कि जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होगी, और अब पूछा है कि जो सिर्फ एनिमल सेल के अंदर मौजूद होगी। तो आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं, दीज आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों सेल्स के अंदर मौजूद होंगी। यही माइक्रोट्यूब्यूल्स आप लोग जानते हैं कि साइटोस्केलेटन बनाती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में प्रेजेंट होंगे, और राइबोसोम्स भी दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इसकी बन जाएगी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स बट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये क्वेश्चन समझ लें कि कॉम्बिनेशन है प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस का और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंसेस का। ये क्वेश्चन पूछा गया है एमडी कैट 2017 के अंदर। और क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है कि कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर मौजूद होगी और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होगी। तो सेंट्रियोल्स आपने पढ़ा है कि ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होंगे, तो ये तो आंसर निकल गया, क्योंकि ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। प्लास्टिड्स ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होंगे, एनिमल्स में नहीं होंगे, तो ये भी ऑप्शन आंसर में से निकल गई। माइक्रोट्यूब्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स while cytoskeleton is absent in prokaryotic cell। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे अप्लाई हो रही है। और सीव ट्यूब्स भी आपने पढ़ा होगा कि ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर मौजूद होती हैं, एनिमल्स में नहीं होती। तो हमें क्या पता चला कि माइक्रोट्यूब्यूल्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स पे प्रेजेंट होंगी, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होंगी। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस। यानी कौन से ऑर्गेनेलिस हैं विच आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन पूछा गया UHS 2022 के एग्जाम के अंदर
अब आपको मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि आप अपनी बुक्स के अंदर पढ़ते हैं कि एक तो होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस, और नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स के अंदर आपने पढ़ा होगा राइबोसोम्स को, और याद रखिएगा कि सेंट्रियोल्स, ये होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस। उसके बाद आपने पढ़ी होंगी कुछ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, उसमें 3 आ जाएंगी। कौन सी हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। और एक आपको मैं टिप दूंगा कि अब जो आपने ऊपर स्ट्रक्चर्स पढ़ ली हैं नॉन मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस, इनके अलावा बाकी सारे ऑर्गेनेलिस सिंगल मेम्ब्रेनस होंगे। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट करके लिख दिया है ऑल अदर्स। अब आप ऑप्शंस को देख लें। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस, क्वेश्चन में पूछा है सिंगल मेम्ब्रेनस का, तो ए ऑप्शन निकल गई। साइटोसोल नॉन मेम्ब्रेनस, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस, ये ऑप्शन भी निकल गई। गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेनस, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेनस, यहाँ पे तीनों ऑर्गेनेलिस सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। डेल्टा ऑप्शन देखें, गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेनस, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। तो हमें क्या पता चला कि चार्ली वो ऑप्शन है जिसमें तीनों ऑर्गेनेलिस, तीनों स्ट्रक्चर्स सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा गया सिजेम्बू 2022 के एमडी कैट के अंदर। क्वेश्चन साइटोप्लाज्म के टॉपिक से है, और क्वेश्चन है क्या कि ग्लाइकोजिन लिपिड ड्रॉपलेट्स फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश ऑफ द सेल। अब ऑप्शंस क्या हैं? सेल ऑर्गेनेलिस तो हो नहीं सकते, सेल इंक्लूजन्स हम इनको कहते हैं बिकॉज दीज आर द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और इन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं सेल इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स पे नहीं होगा क्योंकि ये तो पूरा साइटोप्लाज्म होगा। और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस आपने पढ़ा है कि वो राइबोसोम्स हो सकते हैं, सेंट्रियोल्स हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगी। सो करेक्ट आंसर विल बी बीटा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की सिंथेसिस के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है? एमडी कैट 2015 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब याद रखिएगा कि लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, स्टेरॉइड्स आते हैं, और इनकी सिंथेसिस के अंदर जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी याद रखिएगा कि जो फॉर्म इस फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगी दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा अल्फा। और अगर आपसे मजीद डिटेल पूछेंगे कि रफ या स्मूथ, तो आंसर होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेंट्रियोल्स का रोल आपने यकीनन पढ़ा होगा कि दे आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल आपने पढ़ा होगा कि ये डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस की प्रोसेसिंग में और सेल सिक्रीशंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया हैव रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। और आपने यकीनन एक फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा होगा कि इनमें भी फैट्स का मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन याद रखिएगा कि वो फैट्स की सिंथेसिस नहीं होती, वो फैट्स की ब्रेकडाउन होती है। और ब्रेकडाउन ये क्यों करते हैं? टू गेट एनर्जी। तो इसीलिए डोंट मिक्स एससीआर विद माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों का लिपिड मेटाबॉलिज्म में रोल है, लेकिन एससीआर का उनकी सिंथेसिस के अंदर यानी एनाबॉलिज्म में, और माइटोकॉन्ड्रिया का उनकी ब्रेकडाउन यानी कैटाबॉलिज्म के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद। ये क्वेश्चन पूछा गया एमडी कैट 2017 के अंदर। आपने यकीनन टॉपिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस की
जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इट बिकम्स कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये उसके साथ कंटिन्यू हो जाती है। और उसी के साथ साथ आपने ये भी जाना होगा कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके इन कांटेक्ट होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे पास ऑप्शंस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, पेरोक्सिसोम है। तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कौन सी मेम्ब्रेन इन कांटेक्ट होगी, आउटर मेम्ब्रेन, और किसके इन कांटेक्ट होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो उसका आंसर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यहां पर जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से करेक्ट आंसर बनेगा अल्फा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ। अब ये क्वेश्चन पूछा गया MDCAT 2019 में, और आप देखेंगे कि इट इज़ अ रिपीट क्वेश्चन। पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसके अंदर इन SER के फंक्शन से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि दे आर इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये किसके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि दे आर इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। जबकि इसके अपोजिट आप लोग पढ़ते हैं कि प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के अंदर RER और राइबोसोम्स का रोल होता है। सो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बना, डेल्टा बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिलेक्ट द वन विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो अगेन क्वेश्चन SER के ऊपर है, लेकिन इस दफ़ा ये पूछा है कि उसका कौन सा फंक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था PMC 2022 के MDCAT के अंदर और NUMS 2023 के MDCAT के अंदर। तो आपने ऑलरेडी अभी पढ़ा है कि जो SER है ये लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है। सो ए तो इसका फंक्शन है। फिर उसके बाद बीटा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चाहे RER है या SER है, बोथ आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल। तो ये भी इसका फंक्शन होगा। चार्ली ऑप्शन क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। अब ये आपने न्यूरॉन के अंदर पढ़ा होगा, स्केलेटल मसल के अंदर पढ़ा होगा कि वहाँ पर नर्व इम्पल्स की जो कंडक्शन है उसके अंदर भी इन SER का रोल होता है ड्यू टू कैल्शियम स्टोरेज। तो ये भी इसका फंक्शन हो जाएगा। और डेल्टा ऑप्शन क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये आपने यकीनन पढ़ा होगा कि ग्लाइकोप्रोटीन्स की जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है वो गोल्जी बॉडी होती है रादर देन SER। तो हम क्या कहेंगे कि ये डेल्टा पे जो ऑप्शन गिवन है ये SER का फंक्शन नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द ऑर्गेनेल विच प्रोवाइड्स न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द नर्वस पाथवे इज। ये क्वेश्चन पूछा गया सेजेम्बू 2022 के अंदर। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑर्गेनेल है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोवाइड करेगा। अब इसके लिए मैं आपको पहले एक टिप दे देता हूं कि आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है। आपने ये देखना है कि कौन सा ऑर्गेनेल है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिंथेसाइज करता है और साइनैप्स के लेवल पर सीक्रेट करता है। तो आपने यकीनन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर साइनैप्स का टॉपिक पढ़ा होगा और उसमें आप लोग जानते होंगे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स साइनैप्टिक वेसिकल्स में पड़े होते हैं, वहाँ से साइनैप्स में रिलीज होते हैं। और ये साइनैप्टिक वेसिकल्स कहाँ से आते हैं, दे कम फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज। सो इट मीन्स कि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिंथेसिस के अंदर और इनकी सिक्रीशन के अंदर किनका रोल होगा, गोल्जी बॉडीज का रोल होगा।
अब ऑप्शंस क्या हैं? ग्लाइक्सोसोम, पेरोक्सिसोम, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमें पता चल गया कि इन सिक्रीशंस के अंदर गोल्जी अपरेटस का रोल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? SER के लिए क्या ट्रू है? ये बलूचिस्तान के 2022 के MD कैट में क्वेश्चन पूछा गया है। सो अब आपको आइडिया यकीनन हो रहा होगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा फंक्शन SER के लिए ट्रू है। अल्फा ऑप्शन क्या है? इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। आपने अभी पढ़ ली है कि ये ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली इन द न्यूरॉन सेल्स एंड स्केलेटल मसल सेल्स। बीटा ऑप्शन क्या है? इन्वॉल्व इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर मैंने बताया था आपको कि RER या राइबोसोम्स का रोल होगा। चार्ली ऑप्शन क्या है? इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ स्टोरेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर किस ऑर्गेनेल का रोल होता है? वैक्यूल का रोल होता है। और इसी तरह से डेल्टा ऑप्शन है, इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो ये फंक्शन आपने किससे रिलेटेड पढ़ा है? लाइसोसोम्स से रिलेटेड पढ़ा है। तो SCR का यहां पर एक ही फंक्शन है, दैट इज रिटन ऑन ए ऑप्शन विच इज इट्स करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द सिस्टर्नी ब्रेकअप इनटू वेसिकल्स फ्रॉम डैश एंड डैश ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है MD कैट 2018 के अंदर। अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको गोल्जी अपरेटस की ये डायग्राम समझनी पड़ेगी। ये मैं गोल्जी बॉडीज को ड्रॉ कर रहा हूं और इनका जो पूरा स्टैक बनेगा इसको हम गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब आपने पढ़ा होगा यकीनन कि इस गोल्जी अपरेटस की दो सरफेसेस होती हैं। इसे हम कहते हैं आउटर कन्वेक्स फॉर्मिंग फेस, या इसे हम सिस फेस का नाम भी देते हैं। और दूसरी सरफेस ये होगी, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इनर कनकेव और मैच्योरिंग फेस, या इसे ट्रांस फेस का नाम भी देते हैं। और गोल्जी अपरेटस के अंदर जिन प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग हो जाएगी, फाइनल हो जाएंगी, वो यहाँ से रिलीज होंगी बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स को हम कहेंगे गोल्जी वेसिकल्स। अब क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि ये जो सिस्टर्नी है ये ब्रेकअप होंगे इनटू द वेसिकल्स फ्रॉम विच सरफेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो आपको यहां से इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमने कनकेव देखनी है, यहां पे कन्वेक्स लिखी है, इसमें भी कन्वेक्स है, सो ए और बी ऑप्शंस को मैंने क्रॉस कर दिया है। फिर उसके बाद हमने क्या देखना है? मैच्योरिंग फेस। तो यहाँ पे फॉर्मिंग फेस है, यहाँ पर मैच्योरिंग फेस है, सो करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा। ये आपको डायग्राम से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या है? विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल सिक्रीशंस। MD कैट 2014 के अंदर भी क्वेश्चन ये आया है और MD कैट 2019 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आप अभी ये प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर देख चुके हैं कि जो ऑर्गेनेल सेल प्रोसेसिंग के अंदर और सेल सिक्रीशंस के अंदर इन्वॉल्व होता है वो कौन सा है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के लिए हम मुख्तलिफ नाम यूज़ करते हैं। हम इसको गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, हम इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और प्लांट्स के अंदर इन्हें डिक्टायोसोम्स भी कहा जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल की सिक्रीशन के अंदर कौन से ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होते हैं?
ये पीएमसी के 2020 के एमडी कैट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अब याद रखिएगा कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट होंगे, और अगेन जब सेल सिक्रीशंस का फंक्शन आएगा तो उसमें रोल गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होगा। सो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल की सिंथेसिस कौन करवाएगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और इसी वजह से हम इसे प्लांट्स के अंदर डिक्टियोसोम का नाम देते हैं। दिस नेम इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ओनली इन प्लांट सेल्स। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा डिक्टियो का वर्ड यूज होता है वॉल के लिए। वॉल का मतलब यहां पर क्या है? सेल वॉल। और सोमा हम किसको कहते हैं? स्ट्रक्चर को कहते हैं, जैसे आप राइबोसोम्स में भी पढ़ते हैं ये वर्ड। तो डिक्टियोसोम का मतलब क्या होगा कि दिस इज द स्ट्रक्चर दैट हैज रोल इन द सिंथेसिस ऑफ वॉल और सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। सो करेक्ट ऑप्शन तो चार्ली हो गई इसकी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑर्गेनेलिस वुड बी मोर अबंडेंट इन अ secretory cell देन नॉन secretory cell? नम्स 2022 के एमडी कैट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब secretory cells कैसे होते हैं, कौन से होते हैं? जैसे ग्लैंड्स के सेल्स हैं, दे हैव रोल इन सिक्रीशंस, उनसे सिक्रीशंस निकलकर बाहर आती हैं, और आपने इसी के साथ लिंक कर देना है सेल सिक्रीशंस को। तो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो ऑर्गेनेल सेल सिक्रीशंस के अंदर इन्वॉल्व होता है उसी की अबंडेंस होगी इन सिक्रेटरी सेल्स के अंदर। और सेल सिक्रीशंस में कौन इन्वॉल्व होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो करेक्ट ऑप्शन विल बिकम बीटा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड गोल्जी अपरेटस? बलोचिस्तान के 2022 के एमडी कैट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन से आपको आइडिया होगा कि एमडी कैट में साइंटिस्ट के नेम्स और ईयर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने बायोलॉजी के अंदर जितने भी साइंटिस्ट गिवन हैं उनके ईयर्स को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पर आपको नाम का तो पता है कि दिस गोल्जी अपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, वो चारों ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? ईयर एंड he discovered this Golgi apparatus in 1898. So correct option will be beta. Question number 17 है, which of the following cell does not possess Golgi apparatus? यानी Golgi apparatus किस सेल के अंदर नहीं होगा? बलोचिस्तान के 2022 के एमडी कैट के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर या बैक्टीरियल सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस ये एब्सेंट होते हैं, और गोल्जी अपरेटस क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो इनमें तो ये नहीं होगा, जबकि ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं एंड इट इज़ फाउंड इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स। सो एनिमल सेल में भी ये होगा, प्लांट सेल में भी होगा, फंगल सेल में भी होगा, लेकिन बैक्टीरियल सेल में गोल्जी अपरेटस नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर विल बिकम अल्फा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट? ये क्वेश्चन पूछा गया है एमडी कैट 2018 के अंदर, और आपने करेक्ट फाइंड करना है इन दोनों के बारे में। अब आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली उनके ऊपर बेस करता है। लाइक सिमिलैरिटीज़ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बोथ आर डबल मेम्ब्रेनस, बोथ कंटेन डीएनए, बोथ कंटेन राइबोसोम्स, बोथ आर सेमी ऑटोनोमस, और इसी तरह से आपने ये भी पढ़ा होगा कि इनके अंदर स्पेसेस होंगी। ये इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं। इसी तरह डिफरेंसेस में आपने पढ़ा होगा इनकी इनर मेम्ब्रेन के बारे में कि एक की स्मूथ होगी, दूसरे की फोल्ड्स बनाएगी। आपने फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा कि एक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है,
दूसरा फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो उन्हीं को सामने रखते हुए हमने इसका आंसर ढूंढना है। अब इसकी अल्फा ऑप्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। अब ये ऑप्शन करेक्ट है। उसकी रीज़न क्या है? कि ये हैं सेमी अटानोमस। अगर ये अटानोमस होते तो हम कह देते कि ये इंडिपेंडेंटली लिव कर सकते हैं, और अगर ये फुली डिपेंडेंट होते तो हम कह देते कि ये इंडिपेंडेंटली लिव नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। ये ट्रू क्यों है, करेक्ट क्यों है? इनकी सेमी अटानोमस नेचर की वजह से। बीटा ऑप्शन क्या है? 70s राइबोसोम इज अटैच्ड विद द इनर मेम्ब्रेन। तो यहां पर ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये अटैच नहीं होते, दे आर फ्रीली प्रेजेंट इन देयर मैट्रिक्स। चार्ली ऑप्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सिंगल मेम्ब्रेनस। तो ये आप पढ़ चुके हैं, डबल मेम्ब्रेनस। ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गई। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेम इन ऑल सेल्स। ये भी गलत हो गया। लाइक आप पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। किसी में ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल्स में बहुत ज़्यादा होंगे जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, बाकियों में कम होंगे या कुछ जगहों पे नहीं भी होंगे। तो इन चारों में से जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपको यकीनन पता चल गई होगी। वो कौन सी है? दैट इज अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑर्गेनेल इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स? एमडी कैट 2015। और ये वो क्वेश्चन आ गया जिसको मैं अब तक कई मरतबा बता चुका हूँ और आपको यकीनन आइडिया हो गया होगा कि राइबोसोम है नॉन मेम्ब्रेनस, लाइसोसोम क्या है? ये है सिंगल मेम्ब्रेनस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये डबल मेम्ब्रेनस हैं, और न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है। तो यहाँ पर डबल मेम्ब्रेनस या टू मेम्ब्रेन्स वाला एक ही स्ट्रक्चर है और वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 20, फंक्शनली मीजोजोम्स कैन बी कंपेयर्ड विद। मीजोजोम्स आपको पता है कि किन में मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया में आपने पढ़ा हुआ है कि मेम्ब्रेन की एक इन्वेजिनेशन होती है जिसको मीजोजोम कहते हैं, और मीजोजोम का रोल आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन के अंदर और बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन के अंदर। इट कंटेन्स एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन। यह क्वेश्चन पूछा गया था एमडी कैट 2017 में। अब वो कह रहे हैं कि मीजोजोम को हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? राइबोसोम, पॉलीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज। तो आपको रेस्पिरेशन से आइडिया हो गया होगा कि वी कैन कंपेयर इट विद माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 21, the finger-like enfoldings which are formed by inner membrane of mitochondria are called। MDCAT 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है आप देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स बनाती है, और उन इनफोल्डिंग्स को हम क्या नाम देते हैं? एक होगा तो क्रिस्टा कहेंगे, ज़्यादा होंगे तो क्रिस्टी कहेंगे। ऑप्शंस क्या हैं? मैट्रिक्स, क्रिस्टी, पोरिन्स और राइबोसोम्स। तो अब क्वेश्चन में क्योंकि इनफोल्डिंग्स के बारे में पूछा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बारे में पूछा है, तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा क्रिस्टी, यानी बीटा ऑप्शन ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 22, पावर हाउस ऑफ द सेल। सिंध के 2022 के एमडी कैट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, और करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन। एमडी कैट 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा है राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस के बारे में। तो आपने यकीनन पढ़ा होगा कि इस राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस और
राइबोसोमल सब यूनिट्स की सिंथेसिस के लिए जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं, उसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल सब यूनिट्स। और इसीलिए यहाँ पर जो डीएनए मौजूद होता है उसे भी हम कहते हैं राइबोसोमल डीएनए। तो हमें क्वेश्चन में क्योंकि राइबोसोमल आरएनए का पूछा है तो करेक्ट आंसर तो पता चल गया कि वो अल्फा है। लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होगी और मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होगी। तो आप इसका जो एक सिंपल इजी आंसर याद रख सकते हैं वो होगा कि वो डीएनए जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होगा, यानी अदर देन न्यूक्लियोलस। और इन तमाम आरएनएस की जो सिंथेसिस है उसकी प्रिपरेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होगा सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, वो चाहे जिस भी टाइप का आरएनए हो। क्वेश्चन नंबर 24, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्रेजेंट होगी और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगी एमडीकैट 2019 के अंदर। तो आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा। राइबोसोम दोनों में होंगे, डीएनए दोनों में होगा, सेल सरफेस मेम्ब्रेन दोनों में होगी। तो हमें क्या पता चला कि करेक्ट आंसर इसका अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 25, द स्ट्रक्चर विच डिसअपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान आपने यकीनन पढ़ा होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सारे डिसअपीयर हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया नम्स 2022 के अंदर ऑप्शंस क्या हैं? वैक्यूल, लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन होगी चार्ली। लेकिन आपने और क्या क्या याद रखना है? मैंने कहा है कि न्यूक्लियस भी डिसअपीयर हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसमेंटल हो जाएगी, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर हो जाएगी। न्यूक्लियोलस आपने पढ़ लिया, ये भी डिसअपीयर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमैटिन भी डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस क्रोमैटिन इज बीइंग कंडेंस्ड टू क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो ये ओवरऑल बाकी डिटेल्स भी आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियस हैज़ द क्रोमोसोम्स इन लूजली क्वाइल्ड स्टेट नोन एज। नम्स 2022 के क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, मैंने आपको अभी बताया है कि जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज होगी तो नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर क्या मौजूद होंगे? क्रोमैटिन फाइबर्स। और डिवाइडिंग स्टेज में ये क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होकर क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि एक्सेप्ट ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियस हैज़ द क्रोमोसोम इन लूजली क्वाइल्ड स्टेट, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 27, द कोलाइडल मिक्सचर ऑफ आयंस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने जो याद रखना है। ईटा 2022 के क्वेश्चन एमडीकैट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो मिक्सर मौजूद होता है आयंस का, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट्स का, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेम उसी तरह जैसे सेल के इस मिक्सर को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चार्ली बन जाएगी, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 28, पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन इज अ स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सेल वॉल इन।
ये क्वेश्चन पूछा है एमडी कैट 2014 के अंदर। आप लोग जानते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्योरीन एक ही ग्रुप के सेल वॉल के अंदर मौजूद होती है, और वो ग्रुप कौन सा है? बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोट्स का। सो करेक्ट ऑप्शन विल बिकम बीटा, मीन बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 29, डीएनए मॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोट्स इज। ये क्वेश्चन पूछा गया है एमडी कैट 2017 के अंदर कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो किस तरह का होता है। तो ऑप्शंस क्या हैं? अल्फा ऑप्शन है कि सिंगल मॉलिक्यूल होगा, बिल्कुल ठीक है। सर्कुलर होगा, बिल्कुल ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड होगा, ये भी ठीक है। नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, तो इनमें क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता, ये भी ठीक है। बीटा ऑप्शन देखें, डबल का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स होंगे तो एक मॉलिक्यूल होगा, ये क्रॉस हो गया। चार्ली लीनियर होगा, नहीं सर्कुलर होगा, तो ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गई। सिंगल होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, ये गलत, ये ऑप्शन भी गलत हो गई। तो करेक्ट आंसर निकला यहां से अल्फा। Question number 30, structure formed by invagination of plasma membrane are involved in cell division and DNA replication of prokaryotic cell। UHS 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। कीवर्ड्स क्या हैं? इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल डिवीजन के अंदर, और डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होगी किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि दैट स्ट्रक्चर इज मीसोजोम, जो कि सेल डिवीजन और सेल रेस्पिरेशन दोनों के अंदर इन्वॉल्व होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बिकम बीटा। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये क्वेश्चन पूछा गया सिजेम्बो 2023 के अंदर कि प्रोकैरियोट्स की जो मेम्ब्रेन होगी उसमें क्या एब्सेंट होगा। अब आप लोगों ने अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आप वैसे तो पढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, और लिपिड्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक तो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं दैट फॉर्म लिपिड बाइलेयर, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसकी स्टेबिलिटी के अंदर रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से एब्सेंट होंगे। वहाँ पर उसको जो स्टेबिलिटी या सपोर्ट है वो सेल वॉल प्रोवाइड करती है। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बीटा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज टू फॉर्म। न्यूक्लियस ने क्या बनाना होता है? ईटा 2023 के रीटेक के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्या वो न्यूक्लियर एनवेलप बनाता है, वो क्रोमोसोम बनाता है, वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, या वो साइटोप्लाज्म बनाता है? तो न्यूक्लियर एनवेलप याद रखिएगा कि ये गोल्जी अपरेटस बनवाता है। क्रोमोसोम, क्रोमाटिन से उसके अंदर प्रोटीन्स, डीएनए दोनों मौजूद होंगे। हाँ, राइबोसोमल आरएनए के बारे में कह सकते हैं आप कि इसमें न्यूक्लियस का रोल होता है और स्पेशली न्यूक्लियोलस का रोल होता है। सो करेक्ट आंसर विल बिकम चार्ली। क्वेश्चन नंबर 33, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो फॉर्म जो स्केलेटल मसल्स के अंदर मौजूद होती है। क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है कि इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। नम्स 2023 के एमडी कैट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी आपने इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन ढूंढना है। पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन से इनके फंक्शंस नहीं होते, कौन से होते हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं होता बिकॉज इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स। लिपिड मेटाबॉलिज्म में SER इन्वॉल्व होता है, और
वेस्ट की स्टोरेज के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होते। तो बी और डी ऑप्शन तो हमारे आंसर से निकल गई। अब ए और सी में से हमने चूज करना है। और मसल की बात हो रही है तो मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन होता है वो कैल्शियम आयंस की स्टोरेज होता है। तो इसीलिए अब जो बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट आंसर बनेगा वो अल्फा होगा, यानी कैल्शियम स्टोरेज। Question number 34, lipid synthesis occurs in which one of the following organelle of the cell? तो again repeat question जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था ईटा 2023 के अंदर। आपने पढ़ा है कि लिपिड की सिंथेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके अंदर SER का रोल होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा। Question number 35, outer membrane of mitochondria and chloroplast resembles as both are। सिजेम्बो 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आउटर मेम्ब्रेन में क्या रिजेम्बलेंस है। तो याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन्स होती हैं वो परमिएबल होती हैं या उनकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है उनकी परमिएबिलिटी कम होती है। और उसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन्स हैं ये परमिएबल होंगी स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। ये मतलब नहीं कि वहाँ पे हर तरह का मॉलिक्यूल पास कर जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो इस क्वेश्चन की बनेगी वो होगी बीटा, फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। आपने मेरे साथ साथ रहना है, हमने आधे क्वेश्चंस को डिस्कस कर ली है और आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और किस तरह से उनकी जस्ट ऑप्शंस और स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं और आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह परफेक्ट बनाएंगे कि आप सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या है। इन माइटोकॉन्ड्रिया ATP सिंथेस इज लोकेटेड ऑन इट्स। सिजेम्बो 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अब याद रखिएगा कि इन्हीं ATP सिंथेस के लिए टर्म हम यूज कर रहे हैं F1 पार्टिकल्स की। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि F1 पार्टिकल्स कहाँ मौजूद होते हैं। दे आर लोकेटेड ऑन क्रिस्टी। और क्रिस्टी क्या हैं? These are invaginations of inner membrane of mitochondria. So correct answer क्या बन जाएगा? चार्ली, यानी कि inner membrane. Question number 37, the folds of inner mitochondrial membrane of mitochondria are called। NUMS 2023 ये भी रिपीट क्वेश्चन है, आपने पढ़ लिया है कि इन मेम्ब्रेन्स को, इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। Question number 38, which of the following organelle is regarded as self-replicating organelle? तो सेमी ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग आपने पढ़ा है कि ये करैक्टर दो ऑर्गेनेलिस के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्यों है? बिकॉज बोथ हैव DNA। अब ऑप्शंस क्या हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स। तो करेक्ट आंसर आपको यकीनन पता चल गया होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। सी ऑप्शन इज इट्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, माइटोकॉन्ड्रिया आर यूजुअली एब्सेंट इन। किन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होंगे? ईटा 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल यहां पर ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शंस में क्या है? मसल सेल्स, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। कार्डिक सेल्स, इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। मैच्योर आरबीसीस या जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। तो हमें आंसर तो पता चल गया कि मैच्योर आरबीसीज होंगे। आपने उसके साथ ये भी याद रखना है, हो सकता है ऑप्शन में मैच्योर आरबीसीज की बजाय टर्म लिखी हो इरिथ्रोसाइट्स की, तो वो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा बाकी ऑर्गेनेलिस इनमें मौजूद होते हैं? तो याद रखिएगा कि इनके अंदर
तमाम ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगे एक्सेप्ट साइटोस्केलेटन। मेच्योर आरबीसीज हैव ओनली साइटोस्केलेटन। तो राइबोसोम्स भी एब्सेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होंगे, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा, ठीक है, सारे ऑर्गेनेलीज सिवाय साइटोस्केलेटन के। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हैं, फिर ये रिस्पायर कैसे करते हैं, ये सर्वाइव कैसे करते हैं? तो याद रखिएगा कि दे परफॉर्म ओनली एन एरोबिक रेस्पिरेशन। इनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती। तो मैंने ये कुछ मज़ीद डिटेल्स आपको इनसे रिलेटेड बता दी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्या है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मॉडिफाइड इनटू ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स बाय विच सेल ऑर्गेनेल। तो मॉडिफिकेशंस का मतलब क्या होगा? सेल प्रोसेसिंग और synthesis of glycolipids and glycoproteins, this is the function of Golgi complex। और इसीलिए याद रखिएगा कि ये जो Golgi complex है, हम इसको सेल का प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह की तमाम प्रोसेसिंग यहाँ पर होती है। बल्कि आप आगे चल के पढ़ेंगे कि इसको सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। यानी जैसे पोस्ट ऑफिस पोस्ट को रिसीव करता है, उसकी सेग्रीगेशन करता है, फिर उनकी प्रोसेसिंग करता है, पैकेजेस बनाता है और फिर उनको रिलीज़ कर देता है, तो सेम इसी तरह गोल्जी कम्प्लेक्स भी डिफरेंट केमिकल्स को रिसीव करेगा, उनको सेग्रीगेट करेगा, उनकी प्रोसेसिंग करवाएगा, उनकी मॉडिफिकेशंस करवाएगा और फिर उनको गोल्जी वेसिकल्स की फॉर्म में डेस्टिनेशंस की तरफ रवाना कर देगा। इसलिए हम इसको सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमें पता चल गई कि दैट विल बी अल्फा फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, डैश कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड डिक्टायोसोम्स। ईटा 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर बताया है कि डिक्टायोसोम का वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? गोल्जी अपरेटस के लिए यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं? सेल वॉल की सिंथेसिस की वजह से। अब ऑप्शंस क्या हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, गोल्जी कम्प्लेक्स। तो आपको यकीनन आंसर का पता चल गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर गोल्जी कम्प्लेक्स होगा। यानी ये सिस्टर्नी के बने होते हैं, गोल्जी बॉडीज़ के बने होते हैं, सो वो रिलेट इट विद गोल्जी कम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। अब बारी आ गई लाइसोसोम्स की कि लाइसोसोम का कौन सा फंक्शन नहीं है। सिजेम्बो 2023 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपने यकीनन लाइसोसोम के मल्टीपल फंक्शंस पढ़े होंगे, उनको एक्चुअली आपने रिकॉल करना है। तो लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दीज आर इन्वॉल्व्ड इन ऑटोफेगी, ये ऑटोलिसिस के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशंस आपने पढ़ा है, ये किसका फंक्शन है? ये गोल्जी का है, ये लाइसोसोम का नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 43, द न्यूक्लियस टेक्स डाइस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, किसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेन लेता है? यूएचएस 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि न्यूक्लियस को हम स्टेन करते हैं बेसिक डाइस के थ्रू। और बेसिक डाई का मतलब ये है कि कोई एसिड इसके अंदर होगा जो ये स्टेन लेगा। वो एसिड किसका पार्ट होता है? डीएनए का। और डीएनए कहाँ होता है? क्रोमाटिन के अंदर। तो क्रोमाटिन की जो एक्चुअल मीनिंग है वो भी यही होती है, ये हम कहते हैं कलर्ड सब्सटेंस को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? अल्फा, यानी न्यूक्लियस क्रोमाटिन की वजह से स्टेन ले रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्रोमोसोम इज टिपिकली मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ। केपीके 2024 के एमडी कैट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को हम कॉन्जुगेट की फॉर्म में अगर लिखें तो क्या हम कहेंगे? हम कहेंगे ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, या आप और इसकी डिटेल में कहते हैं कि न्यूक्लियो हिस्टोन्स हैं।
और न्यूक्लियोहिस्टोन्स का मतलब क्या होगा कि डीएनए होगा और प्रोटीन्स होंगी। अब ऑप्शंस में पहली पहली ऑप्शन यही है डीएनए प्रोटीन की, एंड दैट विल बी इट्स करेक्ट आंसर। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि देयर इज आल्सो स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए दैट इज एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम। और क्यों? क्योंकि ये आरएनए डीएनए से सिंथेसाइज हो रहा होता है, तो इसलिए कुछ अमाउंट भी इसके साथ मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 45, वेयर अ स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑन अ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को आपने पढ़ा हुआ है कि क्रोमोसोम में स्पिंडल्स की अटैचमेंट के लिए एक सेंट्रल रीजन होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, या ये बनाता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और इसी के ऊपर जो स्पेसिफिक एरिया होगा फॉर इट्स अटैचमेंट उसे कह देते हैं काइनेटोकोर एरिया। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? सेंट्रोमियर, हिस्टोन प्रोटीन्स, न्यूक्लियोलस, टीलोमियर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अल्फा यानी सेंट्रोमियर। टीलोमियर भी आपने पढ़ा होगा कि कुछ क्रोमोसोम्स के एंड पे ये जो सेगमेंट होता है इसे कहते हैं टीलोमियर, और इसके अंदर सैटेलाइट डीएनए मौजूद होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्या है? द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस थ्रू सिजेम्बो 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वी हैव अ सेल, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, और क्वेश्चन ये पूछा है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो मटेरियल्स का एक्सचेंज है ये किसके थ्रू होगा? तो यकीनन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए ये एक्सचेंज हो रहा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमें क्या मिलेगी? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर लैमेला। तो करेक्ट आंसर विल बी इट्स बीटा यानी न्यूक्लियर पोर्स। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑर्गेनेल कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स स्टीरॉयड प्रोडक्शन। तो पहले क्वेश्चन पूछते रहे थे लिपिड सिंथेसिस का, अब आ गया स्टीरॉयड की प्रोडक्शन का, कहीं पे आ जाएगा फॉस्फोलिपिड्स की प्रोडक्शन का। तो आंसर सेम रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके अंदर SER। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अल्फा बन गया। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स। अब आप देखें 2024 के अंदर ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। तो गोल्जी ऑपरेटस का फंक्शन आपने ढूंढना है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसका फंक्शन है? लाइसोसोम का। ऑटोफेगी ये भी लाइसोसोम का। ऑटोलिसिस ये भी लाइसोसोम का। प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशन गोल्जी कम्प्लेक्स का, गोल्जी ऑपरेटस का। सो डेल्टा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, फॉलो द रूट ऑफ पेप्सिनोजिन सिक्रेटेड बाय जाइमोजिन सेल्स। नाम्स 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। पेप्सिनोजिन क्या है? एंजाइम है। और एंजाइम की नेचर क्या होती है? प्रोटीन होती है। प्रोटीन्स की सिंथेसिस के अंदर किनका रोल होता है? राइबोसोम्स का होता है। और ऐसी प्रोटीन्स जो सेल से बाहर आती हैं जैसे पेप्सिनोजिन, तो इनको वो राइबोसोम सिंथेसाइज करेंगे दैट आर लोकेटेड ऑन RER। तो अब ये जो पाथ होगा, ये जो रूट होगा, ये स्टार्ट होना चाहिए RER के साथ। तो मैंने अल्फा ऑप्शन को क्रॉस कर दिया, बीटा ऑप्शन को क्रॉस कर दिया, डेल्टा को भी क्रॉस कर दिया। तो एक जो चार्ली बची है उसको हम जस्ट कंफर्म कर लेते हैं कि ये सही रूट है या नहीं है। तो RER पे ये पेप्सिनोजिन बनेगा, उसके बाद SCR में आएगा, SCR से गोल्जी कम्प्लेक्स में जाएगा फॉर प्रोसेसिंग, वहाँ से सिक्रीटरी वेसिकल्स के ज़रिए सेल से बाहर रिलीज हो जाएगा। सो हमें कंफर्म हो गया कि इसका करेक्ट आंसर चार्ली है। क्वेश्चन नंबर 50, क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया सर्व एज अ साइट फॉर सिजेम्बू 2024 रिकंडक्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपने पढ़ा है कि क्रिस्टी पे मौजूद होते हैं F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स क्या हैं? दे कंटेन ATP सिंथेस, और ATP सिंथेस का रोल कहाँ होता है?
एटीपी की सिंथेसिस के अंदर इन कोऑर्डिनेशन विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जो एटीपी इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू बनते हैं उनकी सिंथेसिस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ऑप्शंस क्या हैं? ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस आपको पता है कि ये तो होगी साइटोप्लाज्म के अंदर। केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल आपको पता है कि ये होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, डार्क रिएक्शंस को हम कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन ये भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, लाइट रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप कह सकते हैं कि ये क्रिस्टी पे होगी और इसका एटीपी के सिंथेसिस में रोल होगा, लेकिन उस सिंथेसिस को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो डोंट मिक्स दिस विद फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो करेक्ट आंसर बन गया इसका डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 51, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सिजेम्बो 2024 के रिकंडक्ट के अंदर। तो अब मैं इसको मज़ीद डिस्कस नहीं करूंगा, ये इन्वॉल्व होता है सेल सिक्रीशंस की प्रोसेसिंग के अंदर। करेक्ट आंसर इज अल्फा। 52, विच साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस मेक देयर ओन प्रोटीन्स, कौन अपनी प्रोटीन खुद बनाते हैं केपीके 2024 के अंदर। तो इसका आंसर होगा कि जिनके पास अपने राइबोसोम्स मौजूद होते हैं वो अपनी प्रोटीन्स खुद बनाएंगे। तो क्रोमोसोम्स के पास तो राइबोसोम्स नहीं होते, गोल्जी अपरेटस के पास भी नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, आपने पढ़ा है 70S। SCR के पास भी राइबोसोम्स नहीं होते। सो करेक्ट आंसर इसका चार्ली होगा। क्वेश्चन नंबर 53, in the inner membrane of mitochondria which has many folds called cristae, there are granular particles called, सिजेम्बो 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने पढ़ा है इनको हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स, और उन F1 पार्टिकल्स में क्या होता है? एटीपी सिंथेस। ऑप्शंस क्या हैं? एटीपी सिंथेस, साइटोक्रोम C, पोरिन्स, यूबिक्विनोन। तो करेक्ट आंसर इन ग्रेन्यूल्स के लिए क्या बनेगा? F1 पार्टिकल्स बनेगा या एटीपी सिंथेस बनेगा। सो यहां पर इसका आंसर अल्फा होगा। क्वेश्चन नंबर 54, द ऑर्गेनेलिस ओनली फाउंड इन सीडिंग स्टेज इन ऑयल सीड प्लांट्स। ठीक है, कौन से ऑर्गेनेलिस हैं? आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होंगे। UHS 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेरोक्सिसोम्स प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में होते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम्स सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, एंड दे अपीयर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। माइक्रोबॉडीज हम पेरोक्सिसोम ग्लाइऑक्सिसोम दोनों के लिए टर्म यूज़ करते हैं, तो आप कहेंगे कि ये दोनों में होंगे। वैक्यूल भी आपने पढ़ा हुआ है कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है, उनके साइज का और नंबर का डिफरेंस होता है। सो जो स्ट्रक्चर सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद होगी वो ग्लाइऑक्सिसोम है, बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, अब शुरू हो गए हैं 2025 के क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एमडी कैट के एग्जाम के अंदर आए। आपको आइडिया होगा कि लास्ट ईयर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 55 है, एन एक्टिव एथलीट हैज मोर स्टेमिना ऑफ रनिंग कंपेयर टू एन ऑफिसर ऑफ सेम एज with physically inactive lifestyle. Which of the following organelles has greatly increased in the muscle cell of athletes? UHS 2025 का ये क्वेश्चन है। अब आप लोगों ने स्केलेटल मसल्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन स्केलेटल मसल, कि जो एथलीट्स होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं उनके स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन एक्चुअली वही है, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका बीटा बन जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कंपेयर सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस के टॉपिक से क्वेश्चन है UHS 2025 के अंदर, और उन्होंने फोकस किस पे किया है? सेल डिवीजन के ऊपर। अब ऑप्शंस देखिएगा, यूकैरियोट्स डिवाइड बाय बडिंग,
एंड प्रोकैरियोट्स बाय माइटोसिस, तो प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती। बीटा है यूकैरियोट्स यूज बाइनरी फिशन, प्रोकैरियोट्स बाय मियोसिस, अगेन प्रोकैरियोट्स में मियोसिस नहीं होती। यूकैरियोट्स डिवाइड बाय माइटोसिस, प्रोकैरियोट्स बाय बाइनरी फिशन, ये दोनों के लिए करेक्ट अरेंजमेंट है। डेल्टा है बोथ यूज माइटोसिस बाय सेल डिवीजन, तो आपने ऊपर पढ़ लिया है कि प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होगी, सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। Question number 57. This given organelle is involved in the synthesis of oil, phospholipids and steroids. Szembu 2025 में इतनी मर्तबा ये क्वेश्चन आ चुका है कि अब इसका आंसर मुझ में बताने की हिम्मत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो करेक्ट आंसर विल बी चार्ली। 58. Which organelle gives rise to primary lysosomes through budding in eukaryotic cells? Szembu 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बडिंग जो है वो किससे होती है, गोल्जी अपरेटस से होती है। गोल्जी अपरेटस के कौन सी सरफेस से, इनर कनकेव मैच्योरिंग फेज से, जहां से आपने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि गोल्जी वेसिकल्स अराइज करते हैं। तो गोल्जी वेसिकल्स और प्राइमरी लाइसोसोम में क्या डिफरेंस होगा, वो गोल्जी वेसिकल्स विच कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम्स, and when these primary lysosomes will start their function like autophagy, autolysis, intracellular digestion, during the function we will call them as secondary lysosomes. तो क्वेश्चन हमारे से ये पूछा है कि प्राइमरी लाइसोसोम्स एक्चुअली कहाँ से अराइज करते हैं, तो उसका आंसर होगा गोल्जी अपरेटस से। और डेल्टा ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है, गोल्जी सिस्टर्नी, यही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। Question number 59. Which of the following best describes the relationship between endoplasmic reticulum and Golgi apparatus? थोड़ा सा complicated question है, Szembu 2025 में ये पूछा गया है इन दोनों का रिलेशन। तो मैं देख लेता हूँ ऑप्शंस को क्या हैं कि both ER and Golgi apparatus are completely separate organelles with no interaction। तो ऐसा नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉलिक्यूल्स निकलकर गोल्जी अपरेटस में जाएंगे फॉर प्रोसेसिंग एंड फर्दर सिक्रीशन। बीटा क्या है, ER इज प्रिकर्सर ऑर्गेनेल टू गोल्जी अपरेटस बिकॉज मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ER टू गोल्जी, तो ये ठीक है। यही ER गोल्जी अपरेटस को बनाता है क्योंकि केमिकल्स वेसिकल्स वहाँ पे फ्यूज़ करते हैं, गोल्जी अपरेटस बनता रहता है। सी ऑप्शन क्या है, गोल्जी अपरेटस इज प्रिकर्सर ऑर्गेनेल टू ER, ये गलत है, गोल्जी ER नहीं बनाता। और डेल्टा है कि इनका सिमिलर रोल है, ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गई, वो है बीटा। क्वेश्चन नंबर 60. विच ऑर्गेनेल सर्व्स एज अ पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल? Szembu 2025 में, और आपको मैंने इसका एक नाम बताया था कि ये पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन, ये है काम किसका होता है, सेल के पोस्ट ऑफिस का। और सेल का पोस्ट ऑफिस किसको कहते हैं, गोल्जी अपरेटस को। सो इट्स करेक्ट आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 61. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनेल दैट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड? Szembu 2025 नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल का आपने करेक्टर ढूंढना है, तो जिसमें क्रिस्टी मौजूद होंगे। क्रिस्टी किसमें है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंडेड। मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, गोल्जी अपरेटस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दोनों क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो भी सिंगल मेम्ब्रेनस है। मेड ऑफ राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन, तो ये करेक्टर आप कह सकते हैं कि राइबोसोम का होगा, और राइबोसोम क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस, सो आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 62. विच ऑर्गेनेल इज यूजुअली रेफर्ड एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल एंड वाई? रीजन भी आपने बतानी है। Szembu 2025 में
तो आपको यहाँ से पोस्ट ऑफिस से तो आइडिया हो गया होगा कि ये गोल्जी अपरेटस है। अब गोल्जी अपरेटस पहली ऑप्शन पे है, दूसरी को मैं वैसे ही क्रॉस कर रहा हूँ, तीसरी को माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से क्रॉस किया, डेल्टा को न्यूक्लियस की वजह से क्रॉस किया, तो यही यकीनन इसका आंसर होगा। गोल्जी अपरेटस इज़ द पोस्ट ऑफिस। क्यों? बिकॉज इट रिसीव्स, सॉर्ट्स एंड पैकेजेस मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल और आउटसाइड द सेल। तो करेक्ट आंसर अल्फा बन गया। क्वेश्चन नंबर 63, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस एक्सेप्ट। कौन सा फंक्शन गोल्जी अपरेटस का नहीं है केपीके 2025 के अंदर? ऑप्शंस क्या हैं? प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, लाइसोसोम फॉर्मेशन। तो ये प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग बिल्कुल करवाता है, आपने पेप्सिनोजिन के अंदर पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के अंदर भी इसका रोल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी और सेल वॉल भी। सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होते हैं, और लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी आपने पढ़ ली कि ये गोल्जी अपरेटस से इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वो फंक्शन है जो एक्सेप्शन है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑर्गेनेल ऑफ द सेल इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड पॉइजनस कंपाउंड्स? केपीके 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है सेल का। अब एक तो आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है वो लिवर होता है, और इसी तरह सेल का जो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ऑप्शंस में लाइसोसोम, एससीआर, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यकीनन आंसर आपको मिल गया है कि बीटा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, विच स्ट्रक्चर enables द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म? केपीके 2025 अगेन रिपीट क्वेश्चन है। आप यही क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स के अंदर देख चुके हैं। तो ये एक्सचेंज होगा न्यूक्लियर पोर्स के जरिए। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, द कंट्रैक्टेड रीजन ऑफ अ क्रोमोसोम दैट अटैचेस टू स्पिंडल फाइबर्स इज कॉल्ड? केपीके 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन इट इज़ अ रिपीट क्वेश्चन, और आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा था कि मैंने डायग्राम भी ड्रॉ की थी कि ये रीजन कौन सा होता है, सेंट्रोमियर, और उसमें काइनेटोकोर एरिया। सो चार्ली ऑप्शन इज इट्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ हैप्लॉइड सेल आर? केपीके 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, और सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम नंबर होता है डिप्लॉयड, जिसको हम 2n से लिखते हैं, और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स जैसे स्पर्म और एग, इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है यानी हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड या हाफ होगा किसके मुकाबले में? सोमैटिक सेल्स के मुकाबले में, जिनको हम नॉर्मल बॉडी सेल्स भी कहते हैं। अब ऑप्शंस में ए ऑप्शन क्या है, हाफ द क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल बॉडी सेल, बिल्कुल ठीक है। डबल होंगे? नहीं। क्वार्टर? नहीं। इक्वल? नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका अल्फा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, सिंध के 2025 के एमडी कैट में पूछा गया है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन के डिस्कशन में सुना होगा कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, डीएनए और हिस्टोन्स के बने होते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका बीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 69, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर अ माइक्रोस्कोप दैट lacks a nucleus and is made of a single cell. Which classification would best fit this organism? सिंध के 2025 के एमडी कैट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूक्लियस के एब्सेंट होने का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल होगा, और सिंगल सेल का मतलब क्या है? यूनिसेलुलर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी अल्फा है, यानी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। क्वेश्चन नंबर 70, लास्ट सेगमेंट की तरफ अब हम जा रहे हैं। द गोल्जी अपरेटस इज स्ट्रक्चरली मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड?
सिंध के 2025 के एमडी कैट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इन को हम कहते हैं सिस्टर्नी। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी चार्ली होगी। ग्रेना आपने पढ़ा है कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। क्रिस्टी को आपने पढ़ा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। और वेसिकल्स जो है ये तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, लाइसोसोम, ये सारे वेसिकल्स ही हैं। तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 71, ड्यूरिंग वेसिकल फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बलोचिस्तान के 2025 के एमडी कैट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब वेसिकल बनाता है तो क्या होता है, ये एक्चुअली पूछा है। अल्फा है डिसॉल्व इन द साइटोसोल, तो डिसॉल्व तो नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा। ब्रेक डाउन इनटू इट्स केमिकल कंपोनेंट्स, तो ब्रेक नहीं होगा। डिसॉल्व और ब्रेक का एक ही मीनिंग है। एक्सपेंड्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू वेसिकल फॉर्मेशन, तो वो केमिकल्स के बनने की वजह से वो एक्सपैंड करेगा, बडिंग होगी, फिर वहाँ से वेसिकल अलहदा हो जाएगा। तो ये रिलेटेड ऑप्शन है। मूव्स डायरेक्टली इनटू गोल्जी अपरेटस, तो डायरेक्टली नहीं जाएगा, उससे वेसिकल्स निकलकर गोल्जी अपरेटस की तरफ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका चार्ली है। क्वेश्चन नंबर 72, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स आर मेनली सिंथेसाइज्ड इन लिवर सेल्स बाय। बलोचिस्तान 2025 के एमडी कैट में आप अब तक पढ़ चुके हैं, इट इज़ द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो करेक्ट आंसर डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 73, अ सेल शोज ग्रीन स्ट्रक्चर्स एंड लार्ज फ्लूइड फील्ड एरिया अंडर द माइक्रोस्कोप, व्हाट डज दिस इंडिकेट। बलोचिस्तान 2025 में तो ग्रीन स्ट्रक्चर का तो मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, प्लांट सेल में। और लार्ज फ्लूइड फील्ड सेंट्रल एरिया, ये वैक्यूल का करेक्टर है प्लांट सेल्स के अंदर। अब ऑप्शंस देखें, प्लांट सेल विद क्लोरोप्लास्ट ने वैक्यूल, ठीक है। फंगल सेल नहीं होगा, ग्रीन स्ट्रक्चर उसमें नहीं होती। एल्गल सेल विद क्लोरोप्लास्ट बट लेकिन लार्ज वैक्यूल, तो ये भी नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट उनमें होता है और वैक्यूल होना चाहिए एज पर द गिवन स्टेटमेंट। और एनिमल सेल भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज अल्फा। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज की हमारी डिस्कशन का। क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। ये पूछा गया नम्स के 2025 के एमडी कैट के अंदर। अब आप देखें प्रोकैरियोटिक सेल की ए ऑप्शन क्या लिखी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट, तो वो इसमें नहीं होता। मैं इसलिए अगली ऑप्शन पढ़ ही नहीं रहा। राइबोसोमल सब यूनिट्स आर 50s एंड 30s, ये ठीक है। प्रोकैरियोटिक में 50 और 30 होंगे, यूकैरियोटिक में 60 और 40s के होंगे। चार्ली क्या है, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, ये ठीक है। डीएनए सर्कुलर, तो यूकैरियोटिक सेल में होता है लीनियर डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होता है, ये गलत हो गया। तो हमें पता चला कि दोनों के लिए जो करेक्टर जिस करेक्ट ऑप्शन पे मौजूद है वो है बीटा करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी ये आज की डिस्कशन कंप्लीट होती है। आई होप कि आपने इन क्वेश्चंस की डिस्कशन को एंजॉय किया होगा। सो आपने ये पास्ट पेपर्स के ऊपर ज़रूर फोकस रखना है। और अब जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आपका फोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए जो आप कर सकते हैं, रादर देन उन चीज़ों के ऊपर जो आप नहीं कर सकते। सो अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें कि आपको चीज़ें आती हैं। यू हैव कवर्ड द थिंग्स एंड यू विल परफॉर्म इन अ वेरी बेटर वे इन द एग्ज़ाम। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।